हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और ये साइकोलॉजी की क्लास है स्पेशली फॉर रीड और फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो कल की क्लास में हमने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उद्देश्य और प्रकृति के बारे में अध्ययन किया। और आज उसी कड़ी में आज हम अध्ययन करेंगे मनोविज्ञान के बारे में। तो मनोविज्ञान के बारे में सबसे पहले हम मनोविज्ञान का अर्थ देखते हैं कि आरंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही एक शाखा के रूप में माना जाता था, परंतु बाद में यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। यानी कि साइकोलॉजी जो पहले था ये दर्शन शास्त्र या फिलोसफी का एक सब्जेक्ट था, बाद में ये एक अपना अलग से स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। इसमें एक डेफिनेशन आती है बहुत ही फेमस एबी घास की। ये कहते हैं कि मनोविज्ञान का भूतकाल जो है अत्यंत लंबा है, परंतु इतिहास काफ़ी छोटा है। इनका कहने का अर्थ ये है कि देखिए, मनोविज्ञान जो है ये बहुत पुराना है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन इसको एज ए सब्जेक्ट के रूप में बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, इसलिए इसका जो इतिहास है एज ए सब्जेक्ट वो काफ़ी छोटा है। अब देखिए, उत्पत्ति की बात करते हैं कि गैरिट के अनुसार साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों यानी कि साइके प्लस लोगस से मिलकर बना है। और साइके का अर्थ यहाँ पे होता है आत्मा या साउल, और लोगस का अर्थ होता है यहाँ पे अध्ययन यानी स्टडी ऑफ द साउल। कि साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है कि आत्मा का अध्ययन। अब हम अध्ययन करते आए हैं हमेशा कि साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना। तो ये आत्मा का अध्ययन करना, ये डेफिनेशन दी किसने? तो ये डेफिनेशन दी है गैरिट ने। तो गैरिट ने बताया हमें सबसे पहले कि साइकोलॉजी का जो है, साइकोलॉजी का अर्थ जो होता है वो होता है आत्मा का अध्ययन करना, इसलिए गैरिट थोड़े से इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, कौन सी शताब्दी में साइकोलॉजी शुरू हुई और ये जर्नी कैसे कैसे आगे बढ़ी, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिए, 16वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को पढ़ा जाना शुरू किया। और 16वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को क्या माना गया? तो 16वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को माना गया आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। और ये मानने वाले मुख्य जो साइकोलॉजिस्ट थे वो कौन थे? तो ये जो इनके समर्थक थे वो सारे ग्रीक थे, ग्रीक दार्शनिक थे जिन्होंने ये बात मानी थी कि साइकोलॉजी जो एक है आत्मा का अध्ययन है। तो कौन कौन से ग्रीक हैं वो? तो समर्थक हैं तो वो है प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ते और डेमोक्रेटस। लेकिन अब देखिए, इन्होंने मान तो लिया कि आत्मा का अध्ययन करता है, लेकिन जो आलोचक थे उन्होंने कहा कि भाई आत्मा की कोई व्याख्या हो सकती है क्या? क्या आत्मा का कोई रंग है, रूप है, आकार है? तो वो तो नहीं हो सकती। इसलिए बाद में इसको भी सहमति नहीं मिली। तो 16वीं शताब्दी में क्या माना इसको? आत्मा का विज्ञान। ये आपने ध्यान रखना है। और इसके समर्थक कौन कौन थे? अब 17वीं शताब्दी आती है। 17वीं शताब्दी में आते आते लोगों ने क्या कहा कि साइकोलॉजी जो है एक मन के अध्ययन है, यानी कि मन के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान है। साइकोलॉजी जो है मन का अध्ययन करती है। ये किसने माना? तो ये 17वीं शताब्दी में माना। इटली के जो दार्शनिक थे बहुत ही फेमस पोम्पोनोजी जो थे सबसे फेमस थे। ये इंपॉर्टेंट भी है। इन्होंने कहा था, पोम्पोनोजी ने इसे मुख्य रूप से मस्तिष्क यानी कि मन का अध्ययन करने वाला बताया। पोम्पोनोजी मुख्य थे, इनके अलावा कुछ अन्य भी समर्थक थे जैसे लॉक, थॉमस रीड, बर्कले, लाइबनीज, कांट इत्यादि। इन सब ने भी कहा कि साइकोलॉजी जो है एक मन का अध्ययन करता है। लेकिन देखिए, मन की भी क्या व्याख्या हो सकती है? क्या कोई इंसान जान सकता है कि इसके मन में क्या चल सकता है? भाई, जो ऑथेंटिक उसी को माना जाएगा ना जिसकी हम व्याख्या कर सकते हैं, जिसको हमारे पास कुछ प्रूफ हो सकते हैं, तो उसी को माना जाता है। तो ये 17वीं शताब्दी में मन का माना, तो मन का भी कोई भी ऐसे प्रूफ नहीं था, कोई भी व्याख्या स्पष्ट नहीं थी, तो फिर इसको भी बाद में कैंसिल कर दिया, नहीं सहमति मिली। अब देखो मैंने कैसे याद किया इसको। भाई, मन का अध्ययन तो एक तो ये था कि हमारा जो मन है वो हमेशा पंप करता है ना। तो पोम्पोनोजी पंप कौन करता है? मन करता है। तो मन पंप करता है। एक तो ये आप यहाँ पे एक कुछ कीवर्ड बता रही हूँ जिससे, क्योंकि साइकोलॉजी आप कितना भी पढ़ लो, जब पेपर आता है तो ऐसी बहुत कन्फ्यूजन होती है। ये सेम विज्ञान समर्थकों के नाम, दार्शनिकों के नाम देख देख के आप इतने हैरान हो जाओगे कि इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं जिस तरह से मैंने याद किया या मुझे फटाक एकदम से याद है, मैं ऐसे सोच लेती हूँ कि आत्मा का अध्ययन किसने कहा? तो पता है मुझे कि आत्मा का अध्ययन जो सबसे पहले वाले जो दार्शनिक है, शुरुआत वाले, जैसे डेमोक्रेटर हो गया, डेकार्ते हो गया, अरस्तु हो गया, प्लेटो, ये सबसे प्राचीन है। तो इनके नाम मुझे पता है। ये जैसे स्टार्ट हुआ आत्मा का अध्ययन बोला। 17वीं शताब्दी में किसने कहा? तो मन का अध्ययन किसने माना? तो मन क्या करता है? मन पंप करता है। तो पोम्पोनोजी का संबंध हो गया 17वीं शताब्दी से। साथ में देखिए नाम है ना, लॉक, थॉमस रीड, बर्कले, लाइबनीज, कांट। तो इनको भी मैंने ऐसे याद किया, बंक, कांट, रीड, लॉक, लाई, यानी दो शब्दों के नाम बना दिए मैंने सबके, कि दो शब्दों के जो नाम थे एक जैसे से।
बक, कांट, रीड, लॉक, लाई, इनको मैंने एक दो बार पढ़ा तो मुझे इनके नाम ऐसे याद हो गए। मतलब आप इनको डिटेल से लर्न कर लेना, सबका एक अपना अपना तरीका होता है। तो मैंने थोड़ा सा एज मतलब बताया है आपको कि आप भी इस तरह से याद करोगे तो थोड़ा सा याद हो जाएगा। तो 17वीं शताब्दी में क्या किसने माना था? तो पोम्पनो जी ने। अब देखिए शताब्दी आती है 19वीं शताब्दी आ गई। मतलब 17वीं शताब्दी में मन का था वो 18वीं तक चलता रहा। 19वीं शताब्दी आ जाती है। यहाँ पे क्या कहा गया कि साइकोलॉजी जो है एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, की चेतना का विज्ञान है। चेतना क्या होती है कि हम किसी चीज़ में कितने एक्टिव हैं। अब जैसे चेतना का बात करूँ तो अब यदि आप मेरी क्लास ले रहे हो तो आपका जो माइंड है मेरी तरफ कितना है, इन नोट्स की तरफ कितना ध्यान आपका है। आपकी कॉन्शियसनेस ये है कि आप कितना एक्टिव होकर पढ़ रहे हैं, ये है आपका कॉन्शियस माइंड, ये है आपकी चेतना, है ना। तो अब देखिए इनके समर्थक कौन कौन थे। तो ये थे विलियम जेम्स और विलहेम है ये, ठीक है। तो विलियम जेम्स और विलहेम थे, इन्होंने माना था चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में। इन्होंने था वुंट, वाइव्स, जेम्स ली इत्यादि। मोस्टली जो नाम आते हैं वो होते हैं वुंट, वाइव्स, जेम्स ली इत्यादि, ठीक है। और इसने मनोविज्ञान ने मनुष्य की चेतना क्रियाओं का अध्ययन करता है। इन्होंने कहा कि भाई मनोविज्ञान जो है मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब चेतन क्रिया कौन सी होती है? भाई जब हम कोई काम करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा माइंड कितना एक्टिव, उस चीज़ में एक्टिव जो चीज़ें हैं ना, सिर्फ उसका ही अध्ययन करता है। इन्होंने ये माना था। लेकिन देखिए चेतन मन के अलावा भी तुम्हारे अंदर और भी तो होती है, चेतना के प्रकार होते हैं। हमारा अचेतन मन भी होता है, जहाँ पे हम बिल्कुल सामने जरूर बैठे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। अर्धचेतन मन भी होता है, जिसमें आधा यहाँ है आधा कहीं और है। तो ये दो चीज़ भी तो आई ना, इसलिए इसकी भी, इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई। क्योंकि चेतन मन कितना होता है? चेतन मन तो 1/10 भागी होता है, और बाकी मन क्या होता है? बाकी होता है अचेतन मन। तो इसका भी मतलब इसकी भी आलोचना ही हुई। अब ऐसे करते करते 20वीं शताब्दी आ गई। 20वीं शताब्दी को माना गया व्यवहार का विज्ञान। 20वीं सदी के आरंभ में कि मनोविज्ञान जो है मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है। और इसको प्रचलित किसने किया? तो मतलब जो व्यवहार है, व्यवहार को प्रचलित किया था वाटसन ने। ये ध्यान रखना है कि व्यवहार शब्द जहाँ भी आ जाए, इस शब्द को प्रचलित किया था वाटसन ने। और इनके समर्थक कौन कौन थे? तो इनके समर्थक थे मैकडूगल और पिल्सबरी। सर्वप्रथम मैकडूगल ने 1905 में इसका उल्लेख किया कि मनोविज्ञान को जीवित प्राणियों के आचरण के धनात्मक विज्ञान का यह अर्थ होता है यथार्थ विज्ञान, जो प्रेजेंट है, यथार्थ विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। कि जो जीवित प्राणी है उनके व्यवहार में जो उनका विज्ञान है, यथार्थ विज्ञान है, उनके व्यवहार में जो विज्ञान है उसको परिभाषित किया सर्वप्रथम मैकडूगल ने, ठीक है। अब देखिए 1908 में एक पुस्तक आई, किनकी? मैकडूगल की पुस्तक आई एक, सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय। इसमें इन्होंने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। अब आपको ये ध्यान रखना है व्यवहार को प्रचलित किसने किया? तो वाटसन ने। और सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय किताब किसकी है? इसमें व्यवहार शब्द का उल्लेख किसने किया? तो ये किया था मैकडूगल ने। और ये जो डेफिनेशन है जीवित प्राणियों के आचरण के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, ये भी है मैकडूगल की। और मैकडूगल ने इसको 1905 में इसका उल्लेख किया। तो थोड़ा सा ये व्यवहार का विज्ञान ध्यान से पढ़ना, व्यवहार का विज्ञान ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए कुछ और। पिल्सबरी ने 1911 में एक बुक निकाली थी, इसेंशियल्स ऑफ साइकोलॉजी। किताबों के नाम आपको ढंग से याद करने हैं। और जब आपकी पूरी साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में लास्ट पेज पे एक साइड में आप सारी बुक्स के नेम लिख लेना। तो 1911 में बुक निकाली थी इसेंशियल्स ऑफ साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने पहली बार मनोविज्ञान की यह परिभाषा दी कि मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा है कि मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में जानी जा सकती है। कि साइकोलॉजी क्या है? मानव व्यवहार के विज्ञान, मानव व्यवहार का विज्ञान है, ये कहा पिल्सबरी ने 1911 में। बुक का नाम है, आप याद रख लेना। अब देखिए इसके बाद में वाटसन ने क्या कहा। अब ये डेफिनेशन आ रही है ना, मनोविज्ञान की डेफिनेशन कि मतलब जब इसको व्यवहार का विज्ञान मान लिया गया उसके बाद में साइकोलॉजी की कैसी कैसी डेफिनेशन आ रही है वो देखिए। वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ये डेफिनेशन किसकी थी? वाटसन ने। कि जो निश्चित विज्ञान है, जो है तय है व्यवहार हमारा, वो मनोविज्ञान है। वुडवर्थ ने क्या कहा कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये डेफिनेशन किसकी है? वुडवर्थ। तो आपको ये याद रखना है, व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक, मतलब व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किसने माना? तो वुडवर्थ आ जाएगा। निश्चित विज्ञान किसने माना व्यवहार का? तो वो आ जाएगा वाटसन। और सबसे संतोषजनक डेफिनेशन किसने दी थी? तो वो दी थी पिल्सबरी। तो मतलब ऐसे थोड़ा सा आप कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। ये साइकोलॉजी है, इसको बहुत ढंग से और एकदम कनेक्ट करके पढ़ोगे ना, हर चीज़ को किसी न किसी से कनेक्ट करोगे तभी ही आपको अच्छे से लर्न होगी। अब देखिए स्किनर आते हैं इसके बाद। मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है।
प्रक्रियाओं, व्यवहार का तात्पर्य क्या है कि प्राणी की सभी प्रकार की गतिविधियाँ कि वो समायोजन क्रियाएं एवं अभिव्यक्तियाँ हैं। तो स्किनर आए बाद में। स्किनर ने क्या कहा कि भाई मनोविज्ञान जो है वह जीवन में सभी प्रकार की जो भी परिस्थितियाँ होती है प्राणी की, उन सब का अध्ययन कौन करता है, तो मनोविज्ञान करता है। अब ये सभी प्रकार की प्रक्रिया जो है इसमें क्या क्या है, तो इसमें मानव के व्यवहार का मतलब प्राणी के सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ जो है वो समायोजन की क्रियाएँ हैं, वो किस तरह से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, ये सभी चीज़ें क्या है, ये सभी चीज़ें मनोविज्ञान में है। और ये किसने कहा, तो ये कहा था स्किनर ने। और उसके बाद में आते हैं वुडवर्थ। सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, और अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो यहाँ पे ये लाइन मैंने 2 बार लिखती, शायद इसको कट कर देना। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, ये डेफिनेशन दी थी वुडवर्थ ने। मनोविज्ञान सब प्रकार की ज्ञानात्मक क्रियाएं। अब देखिए ज्ञानात्मक कौन सी क्रियाएं हैं, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ कौन सी होती है ये, जैसे स्मरण, कल्पना, संवेदना आदि। अब आपको पता होना चाहिए कि ज्ञानात्मक क्रियाओं में किस किस चीज़ को शामिल किया गया है। तो देखो जो भी माइंड से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है, स्मरण में क्या होता है, कोई चीज़ को याद करना, कल्पना करना, संवेदनाएं, ये सब क्या है, ज्ञानात्मक। अब संवेगात्मक क्रिया क्या होता है, संवेगात्मक क्रियाएं वो होती है जिसमें जैसे हमारे जो संवेग है, जैसे रोना, हंसना, हम जो भी हमारे मन से जो होता है, रोना, हंसना, क्रुद्ध होना, गुस्सा करना, ये सब किस में आ जाएगी, ये संवेगात्मक क्रिया में आ जाएगी। और क्रियात्मक क्रियाएं क्या होती है, ये एक्टिविटीज होती है जो हम करते हैं, जो हम फिजिकली रूप से करते हैं, जैसे बोलना, चलना, फिरना, इन सब का अध्ययन करता है मनोविज्ञान है। अब किस किस का हुआ, ज्ञानात्मक क्रियाओं का अध्ययन करता है, संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन करता है और क्रियात्मक क्रियाओं का अध्ययन करता है। लेकिन आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि ज्ञानात्मक क्रियाओं में कौन सी क्रियाएं आती है, संवेगात्मक क्रियाओं में कौन सी क्रियाएं आती है और क्रियात्मक क्रियाओं में कौन सी क्रियाएं आती है। अब देखिए ये तो थी साइकोलॉजी की डेफिनेशंस, बहुत आसान सी है, कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2 बार जब आप पढ़ोगे PDF दे दी जाएगी तो आप खुद से नोट्स बनाना अच्छे, और ये नोट्स आपको हमेशा काम देंगे, आगे कोई और भी एग्ज़ाम दोगे तो उसमें भी काम देंगे। तो खुद से बनाने की कोशिश करना, पढ़ाया हुआ बिल्कुल समझ में आएगा आपको। अब देखिए जो पढ़ा हमने, बाल विकास पढ़ा, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा, तो इसकी डेफिनेशंस पढ़ी। अब कुछ फैक्ट है, कई बार सीधे सीधे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो फैक्ट के क्वेश्चन हैं यहाँ पे। देखिए कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, आदि जनक कौन है, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि मनोविज्ञान के जो जनक हैं ये माने जाते हैं अरस्तु को। अरस्तु का नाम नहीं हो तो वहाँ पे आप थानडाइक लिख सकते हैं। अब मनोविज्ञान शब्द जो है ये किसने दिया, तो सर्वप्रथम रुडोल्फ गोयल्के, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि सर्वप्रथम रुडोल्फ गोयक्ले ने 1590 में दिया था। इनकी एक पुस्तक आई थी साइकोलॉजिया पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम अपना रुडोल्फ गोयल्के ने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अब मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखिए। मन कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। आधुनिक मनोविज्ञान के संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। पहले आपने शिक्षा की पढ़ी, फिर मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान की कुछ डेफिनेशंस और हैं, वो है यहाँ पे। स्किनर कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। देखो पहला चैप्टर है, डेफिनेशंस ही आएगी, बोर नहीं होना है, और इन डेफिनेशंस को आपको फिंगर्स पे करना है। ये वही डेफिनेशन है जो एग्ज़ाम में आ चुकी है, कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा डेफिनेशन नहीं मिलेगी, इम्पोर्टेंट ही है। तो स्किनर कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। कि मनोविज्ञान क्या है, मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। गैरिसन कहते हैं कि मनोविज्ञान का जो संबंध है प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, कि मानव जो सामने प्रत्यक्ष व्यवहार करता है वही जो है वो मनोविज्ञान है। पिल्सबरी कहते हैं, पिल्सबरी में पहले बताया कि संतोषजनक परिभाषा, पिल्सबरी कनेक्ट करना, मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा कि मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। बोरिंग, नेगफेंड और वेल्ड कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। जेम्स कहते हैं कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है, चेतना के वर्णन। मैकडूगल कहते हैं कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो देखिए आज 15 मिनट के आसपास क्लास हो चुकी है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और कल की क्लास में हमारा ये वाला जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आपको फिर कंप्लीट PDF में एक साथ ही दे देंगे, क्योंकि फिर 1-2 पेज की देंगे तो थोड़ा समझ में आपको नहीं आएगा। और यदि आपको जितना पढ़ा दिया तो इतने की PDF चाहिए तो फिर मैं आपको सभी को सेंड कर दूँगी। तो क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल इसी तरह से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।